नहीं, अगर वो बोल रहा हो तो दे दो, नहीं तो उसको बोलो कि हम कर देंगे पेमेंट कोई अधिकारी को। ठीक है, चलो जी, हो गए तैयार। अरे राम। चलिए, तो अभी भी 75 लोग बस आए हैं। बताइए, 180 बच्चों की क्लास है और 12 मिनट बाद भी 77 लोग हैं क्लास में। तो आप लोगों की पढ़ने की इच्छा होती कि नहीं होती? मैं आज आप लोगों को बता देता हूं, 1 घंटे की क्लास में अगर आप लोगों की 40 मिनट से कम अटेंडेंस होती है तो आप लोग की एब्सेंट मार्क करी जाती है ना। कल मैं इसका आदेश भी निकाल दूंगा और आप लोग इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। पूरी अटेंडेंस में गुंजाइश ही रखूंगा मैं। ये जितने भी लोग हैं जो अभी 2:15 के बाद लॉग इन करेंगे, हाँ समीर, हाँ ठीक ठीक, चलो छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, हो दे दो। हाँ हाँ हाँ, सही होगा। चलो, हाँ हाँ, या उसको माल वापस कर दो, उसको बोलो कि नहीं चाहिए माल। खत्म बात। अभी हमारी सेशन चल रहा है 1 घंटे का, उसको बोल दो अगर संभव हो तो 4 बजे के बाद आ जाए। ठीक है। हाँ, हाँ। इसको भी कुछ लाना पड़ेगा यार। और अगर आप लोगों की अटेंडेंस कम रही तो जब भी ये सेशन चालू होगा, मैं ये इंश्योर कर लूंगा कि आप लोगों को फर्स्ट टर्मिनल में बैठने ना दूंगा।
इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रख लीजिएगा। ये बहुत खराब बात है, 2:15 बजे तक भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ परेशानी है क्या? राहट है बहुत। चलिए, तो अब आज का सेशन चालू करते हैं। और टाइटल रिमेन्स द सेम। हमारी कॉम्पिटेंसी वही रहेगी, अंडरस्टैंडिंग द जनरल मैकेनिज्म्स और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना मंत्र दोहरा लेते हैं और प्रण करते हैं कि हम हमारे जितने भी कार्य हों वे मानवता की भलाई के लिए हों, सबके अच्छे के लिए हों, अपने कल्याण के लिए हों। तो सब लोग सीधी पीठ करके बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ कहिएगा, न त्वं काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम्ये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम। न मेरी स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, न मेरी राज्य की कामना है। मेरी कामना सिर्फ क्या है कि हम दुख संतृप्त इंसानों को मानवता की सेवा कर सकें। चलिए, तो अभी तक वी हैड बीन थ्रू 5 सेशंस। इन सेशंस में हमने इन सेशंस में हमने वी वी टॉक्ड अबाउट जनरल फार्माकोलॉजी। वी लर्नड हाउ टू डिस्टिंग्विश जनरल फार्माकोलॉजी फ्रॉम मेडिकल फार्माकोलॉजी, जो कि हमारा डोमेन है। फिर हमने पढ़ा कि मेडिकल फार्माकोलॉजी में दो भाग होते हैं। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स का, दूसरा भाग होता है फार्माकोडायनेमिक्स का। यह पूर्ण हो चुका है। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने देखा
कि जो ड्रग्स होती है दे वर्क ईदर थ्रू रिसेप्टर और नॉन रिसेप्टर बेस्ड मैकेनिज्म्स. When a drug binds with a receptor, it leads to some effects. ये effect को हम we can assess these effects on quantitative terms and also on qualitative terms. On the quantitative terms, we measure the or we quantify the drug effects in terms of efficacy, potency, either at tissue or individual level, with the help of simple or semi-logarithmic DRC and at population level with the help of quantal DRC. These graphs also help us calculate effective concentration or effective dose (50), the dose range, therapeutic index, etc. In the last class, some of you contacted me to have a better understanding of therapeutic index. So next 5 minutes we will be talking about the same. So regarding this therapeutic index, we had a quantal DRC और हमने देखा था कि when we increase the dose of a drug, a sedative, from 2 when we increase the dose of drug from 2 to 40 milligrams, what we had was we had almost all the rats into a sleeping state. But simultaneously what happened was we had some casualties also, which if extrapolated led to this type of graph. This led to death or non-arousable sleep. 20 मिलीग्राम पर एक व्यक्ति में मिला था, ये एक रैट में मिला था. और इसी तरीके से अगर हम अपना दूसरा ग्राफ देखें तो दिस लेड टू स्लीप एंड एट डोज ऑफ 8 milligram और at a dose of close to 10 milligram,
which was our ED50. Almost 50% of the rats were sleepy, and at a dose of 20 milligram, 96% of them were sleepy. They fell asleep. So we tried doing calculating a क्या बोलते हैं उसको अपन, we tried calculating a dose therapeutic index. So therapeutic index in humans is defined as a dose at which 99% of the individuals will have a desired effect, divided by a dose at which one individual will have a toxicity or death, lethality. So in this case, हो सकता है आसपास से अलग डेटा आ रहा हो अपने पास में, but in this case, at a dose of 20 milligram, almost 96% are sleepy, and we have a first mortality at 20 milligram. So this comes down to a therapeutic index of 1.0. Means 20 milligram is a dose at which 99% of the rats will go to sleep and one rat will die of toxicity. So if we extrapolate the data in humans, then the therapeutic index will be close to 1. So with this therapeutic index, we classify our drugs into 3 categories. They are low risk, high therapeutic index, medium risk, moderate therapeutic index, and high risk drugs or drugs with low therapeutic index. ये टेबल आप लोगों को हर किताब में देखने मिलेगी, पर महत्वपूर्ण क्या है, क्या याद रखना है? तो हमें याद रखना है वो ड्रग्स which have medium and high risk categories. So some of the very common drugs in the high risk categories are anesthetic agents, anti-arrhythmic drugs, digoxin, etc. And medium risk or moderate drugs with moderate therapeutic index are heparin, chloroquine, antimicrobials. And among the low risk categories, we have drugs like paracetamol, antacids, etc. So depending upon their moderate or low risk category, these drugs are suitably used in or administered in some special situations. Like these drugs are only used in ICUs, under observation, operation theaters. Well, these drugs, they are used under observation, in wards, or with या ठीक है, वार्ड्स इज अ बेटर आंसर. ठीक है, तो ये वाली ड्रग्स अपन कहाँ यूज करते हैं? वार्ड्स में, और ये वाली ड्रग्स आए आईसीयूज में और ऑपरेशन थिएटर्स में. ठीक है,
And these drugs, the last category drugs, they are for unsupervised use. They don't need supervision and are often sold as over-the-counter formulation. अभी जब आप लोग को प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीजें आप लोगों को और फिर से आएंगी, ठीक है। तो इनको हम ओटीसी ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? ओटीसी ड्रग्स भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है अब वो थेरेपेटिक इंडेक्स का थोड़ा सा आप लोगों का आइडिया ज्यादा अच्छा हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि किसी भी दिन लंच के समय आ जाएं, अपन साथ बैठ के समझ लेंगे और अपना साइंस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आज हम शुरू करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अभी तक हम क्या समझते हैं? अ ड्रग combines with the receptor may form a reversible or irreversible complex with the receptor, इसको हम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड दिस रिसेप्टर देन लीड्स टू एन इफेक्ट। आज के समय में हमें इस इंटरेक्शन को उपयोग करना चाहिए टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर सब्जेक्ट्स। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम सफल चिकित्सक कहलाएंगे। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से देखें। तो क्या होता है, whenever a drug, पुराने ओल्ड स्कूल क्या बोलता था, या छोड़ो सीधे टॉपिक की बात करते हैं। A receptor, it exists in two conformations. One is active conformation and other is inactivated or resting conformation, and this is known as active conformation. ठीक है। Now, and this drug हम मान के चलते हैं कि दिस इज अ एक्सोजेनस सब्सटेंस नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। ठीक है। तो अब मैं चैट बॉक्स में आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज रिसेप्टर्स इन द एब्सेंस ऑफ अ ड्रग, है ना। तो जब हम ड्रग रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये तीन स्थितियां होती हैं। एक ड्रग होती है विच इज एन एक्सोजेनस सब्सटेंस नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। फिर एक रिसेप्टर होता है विच में लाई इन टू स्टेट, इधर एक्टिव कन्फॉर्मेशन और इनएक्टिव कन्फॉर्मेशन। तो अब मेरा सवाल है आप लोग से कि व्हाट हैपेंस टू द, व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेप्टर्स इन एब्सेंस ऑफ ड्रग। चैट बॉक्स में बताइए।
चलिए कुछ जवाब आए। कशिश कशिश बोलती है कि ड्रग्स कैन बी स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ नॉर्मल मैटर्स ऑफ बॉडी फॉर द रिसेप्टर्स एक्चुअली प्रेजेंट। अरे ये सब फालतू है। The receptors may have a role in the normal biochemical pathway which was affected due to the disease, ठीक है, और they may be inactivated so as to prevent a harmful response from occurring within the body, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी भी अपन लोग ऐसे आंसर्स क्यों आ रहे हैं मालूम है? क्योंकि हम क्या आज भी रिसेप्टर और ड्रग के लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे है कि जब चाबी आएगी तभी ताला खुलेगा, तभी काम होगा। अब चूंकि चाबी नहीं है मतलब ड्रग्स नहीं है, इसलिए रिसेप्टर का कोई काम नहीं है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। What happens is, in the normal scenario, these receptors bind to an endogenous ligand। किससे बाइंड करते हैं ये? एक एंडोजेनस लाइगेंड से बाइंड करते हैं, एंड दे लीड टू एन इफेक्ट। नाउ if the drug receptor complex increases or mimics the same effect, then it is defined as an agonist, and if it blocks the effect, then it is known as antagonist, है ना? यहां तक अपने को समझ में आता है। तो अगर हम इसको बनाएं, डायग्राम में बनाएं, तो कैसे आएगा ये? इधर पे एंडोजेनस लाइगेंड या फिर ड्रग है, कंसंट्रेशन, इधर पे उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ अपन एक लाइव बात करते हैं। अभी जब अपन लोग आराम कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, हमारे शरीर में थोड़ा सा एड्रेनालिन सिक्रीट हो रहा है। कितना सिक्रीट हो रहा है? मान लेते हैं हार्ट रेट है, तो थोड़ा सा एड्रेनालिन सिक्रीट हो रहा है, और उस एड्रेनालिन की सिक्रीशन के कारण हार्ट रेट कितना है? 80 के आसपास है। फिर जैसे ही हम एक्सरसाइज करने लगे, जैसे ही हमने अपने जूते कसे और एक्सरसाइज, अरे यार, जैसे ही हमने अपने जूते कसे और एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गए, तो तुरंत हमारे शरीर में बहुत सारे एड्रेनालिन रिलीज हुआ। अब ये जो एड्रेनालिन रिलीज हुआ, तो हमारा हार्ट रेट कितना हो गया? 120। तो what did this which receptor was responsible? It was an interaction between adrenaline in 1x amount with the beta receptor which led to this effect। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब क्या हुआ? The effect was because of same adrenaline in 10 times the amount at the beta receptor, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रेनालिन है वो क्या है? लाइगेंड है।
क्या है एडिनालिन? इट इज अ लाइगेंड। तो अपन बोल सकते हैं कि एडिनालिन एट बीटा रिसेप्टर इंक्रीजेस हार्ट रेट, इसलिए वो क्या है? एगोनिस्ट है। इसी तरीके से एक ड्रग है जो हम बाहर से देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोब्यूटामिन। इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, इट लीड्स टू इंक्रीज इन हार्ट रेट, और ये कहलाता है एगोनिस्ट। तो यहां पर जो हमारा एडिनालिन है, तो यहाँ पे एडिनालिन जो है वो क्या है? लाइगेंड है। और ड्रग क्या है? डोब्यूटामिन है। दोनों का काम क्या है? बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हार्ट रेट बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे डोब्यूटामिन क्या कहलाएगा? एगोनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास एक ड्रग हो विच बाइंड्स टू द बीटा रिसेप्टर, एक ड्रग है। आज बेटा आप लोग ने शुरू में मन खराब कर दिया। ठीक है, नाउ हमने देखा कि एडिनिन क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ाता है। डोब्यूटामिन क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ाता है। इसलिए दोनों को हम एगोनिस्ट बोलेंगे, एक को लाइगेंड, एक को ड्रग बोल देंगे। ठीक है, नाउ इफ वी हैव अ ड्रग से प्रोप्रेनोलॉल, a beta blocker, so what will it lead to? It may lower the heart rate to 55 per minute. ठीक है, देन जब हम एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हुए, now just because we have a beta blocker in place in our body, therefore it doesn't allow a rise in heart rate, and heart rate increases only to 80 beats per minute. तो हमारा जो हृदय है वो उतना ब्लड पंप ही नहीं कर पाता है जितनी हमें एक्सरसाइज के समय जरूरत है। तो क्या होता है? हम जल्दी थक जाते हैं, और इस थकान के कारण हमें क्या हो जाता है? फटीग होता है ना? ये इसको क्या बोलते हैं अपन? डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस। तो देयरफॉर अब अपन इसको कैसे लिखेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स reduces the effect of adrenaline on resting heart rate as well as exercise induced rise in heart rate. Therefore बीटा ब्लॉकर को हम क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट, है ना? और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं आया होगा, नहीं हो तो अभी थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी में दो ही चीज क्लियर होती है, एक एगोनिस्ट और दूसरा एंटागोनिस्ट। अब बाकी कहाँ से आएंगे पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो आप लोग ने पढ़े हैं, तो अपन समझते हैं। तो क्या होता है, अब जो नया स्कूल ऑफ थॉट है या नया साइंस है वो क्या बोलता है कि अ रिसेप्टर एग्जिस्ट इन टू कन्फर्मेशन, वन इज रेस्टिंग एंड द अदर इज एक्टिव।
if the drug stabilizes the resting conformation or the drug may stabilize the active conformation। ठीक है, तो एक जो ड्रग होती है उसकी चॉइस होती है कि वो किसके साथ बाइंड करेगा, रेस्टिंग के साथ के एक्टिव के साथ में। इफ द ड्रग बाइंड्स टू द एक्टिव कन्फर्मेशन तो उसको एगोनिस्ट कहते हैं। इफ द ड्रग बाइंड्स एंड स्टेबलाइजेस द रेस्टिंग कन्फर्मेशन तो उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। सो एंटागोनिस्ट क्या करता है, आर के साथ बाइंड करता है, एगोनिस्ट के साथ आर डैश के साथ बाइंड करता है। एंड इफ वी हैव अ ड्रग विच हैज इक्वल एफिनिटी फॉर बोथ, क्या है, अ ड्रग with equal affinity for both, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, बताइए। बहुत बढ़िया मोहम्मद। हाँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट। वेरी गुड, मतलब आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई भी करी है। चलिए, ये आज के दिन मेरे लिए राहत की बात है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट। तो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इफ वी हैव अ ड्रग विच हैज मोर ऑफ एफिनिटी फॉर द रेस्टिंग कॉन्फर्मेशन देन इट इज अ, क्या बोलेंगे इसको, बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से। एंटागोनिस्ट, बहुत अच्छे सौरभ। एंटागोनिस्ट श्रेया, शुभम, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से इफ वी हैव अ ड्रग विच हैज मोर एफिनिटी फॉर एक्टिव कन्फर्मेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट। और अगर एक ड्रग होगी हमारे पास विच हैज ए एफिनिटी ओनली फॉर द रेस्टिंग कन्फर्मेशन, इसे हम क्या कहेंगे, बता सकते हो आप लोग। हाँ हिमानी, बहुत बढ़िया बेटा। श्रेया, मोहम्मद, हाँ बिल्कुल सही, उसको अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं ये ग्राफ पेपर पे कैसे दिखेंगे। अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइगेंड एल, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट, एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट जीरो, इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पे एगोनिस्ट क्या करता है, एगोनिस्ट बाइंड्स प्रेफरेबली to the R dash receptor conformation and forms this complex. The partial agonist, it forms equal number of complexes with the agonist as well as
the activated as well as inactivated state. जो इनवर्स एगोनिस्ट होता है, it forms complex exclusively with the inactivated state. ठीक है, तो ये अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब पार्शियल एगोनिस्ट को देखते हैं हम, थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में, क्या है ये। सो हाउ डज दिस पार्शियल एगोनिस्ट बिहेव। तो अब आप समझ लीजिए कि रिसेप्टर में 1 एक्टिविटी है एक्टिव स्टेट में, और रेस्टिंग स्टेट में 0 एक्टिविटी है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनाए हमने, एगोनिस्ट के साथ में, एंटागोनिस्ट के साथ में, और इनवर्स एगोनिस्ट के साथ में। इस बीच क्या था, हमारे पास एक लाइगेंड भी था, एंडोजेनस लाइगेंड भी था, which had some effect। इस लाइगेंड का इफेक्ट था 0.1 यूनिट्स। ठीक है, तो जब हमने एगोनिस्ट दिया और एगोनिस्ट 100 के 100 मॉलिक्यूल जाके R' के साथ बाइंड हो गए, तो कितनी एक्टिविटी हो जाएगी, 1। जब एंटागोनिस्ट दिया, जब वो 100 के 100 जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, तो कुछ होंगे जो एक्टिव के साथ बाइंड कर जाएंगे और बहुत सारे होंगे जो इनएक्टिव के साथ बाइंड कर जाएंगे। वो कन्फर्मेशन क्या कहलाएगा अपना, ये इफेक्ट आएगा 0.1 का। तो एंटागोनिस्ट के समय पे हमारा जो बेसल एक्टिविटी वो या तो नहीं बढ़ेगी या उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब इनवर्स एगोनिस्ट जाएंगे और बाइंड करेंगे, तो जो रिसेप्टर एक्टिविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, चलिए अब ये स्थिति अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट के समय देखें कि व्हाट विल हैपन विद पार्शियल एगोनिस्ट, तो पार्शियल एगोनिस्ट दिया हमने, 50 मॉलिक्यूल जाके 50% of molecules will bind with the active conformation, 50% will bind with the inactive conformation, तो हमें नेट इफेक्ट क्या मिलेगा, 0.5 का। ठीक है, तो ये बात अपने को समझने की है। तो अब मैं फिर से दोहराता हूं, एगोनिस्ट रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, पार्शियल एगोनिस्ट जो नेट इफेक्ट होगा वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच का दिखाएगा, और जो इनवर्स एगोनिस्ट होगा वो रिसेप्टर की एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद कर देगा। इनवर्स एगोनिस्ट के प्रेजेंस में न तो एंडोजेनस लाइगेंड काम करेगा न ड्रग काम करेगी। ठीक है, ये है। तो अब एक सवाल पूछते कि हाउ विल दिस पार्शियल एगोनिस्ट बिहेव, या हाउ डू दे बिहेव। इसमें ऐसा है कि पार्शियल एगोनिस्ट दो स्थिति में हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट और इन एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट। इन दो स्थितियों में दिया हमने पार्शियल एगोनिस्ट को। तो अब मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से चैट बॉक्स में कि व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट इन दीज टू सिनेरियोज। वन इज इन प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट एंड द अदर इज इन प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट। और आंसर क्या होना चाहिए चैट बॉक्स में कि व्हाट विल बी द नेट एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट। एक्टिविटी कितनी होगी, 1 होगी, 1 से कम होगी, या फिर 0 होगी, बताइए। 1, लेस देन 1 और 0। ठीक, सो मोस्ट ऑफ यू और एवरीबडी ऑफ यू who is answering says less than 1. वेरी गुड। तो इसकी नेट एक्टिविटी क्या होगी, लेस देन 1। वेरी गुड, ठीक। चलिए अब यहां रुक जाते हैं पर। अब मेरा दूसरा सवाल, इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट। 0.1, मोर देन 0.1 और 0। मैं अपने ऑप्शंस फिर से दोहराता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट। 0.1,
मोर देन 0.1 और 0? शिवांशु को लगता है मोर देन 0.1, सबको लगता है मोर देन 0.1, सौरभ को और हर्षित को छोड़ के। थोड़े से और लोग कोशिश कर लीजिए। दीपक को भी लगता है 0.1, मोर देन 0.1। अमन बख्श मोर देन 0.1। बहुत अच्छा बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इतने आसानी से समझ में नहीं आता है, और फिर भी आप लोगों ने प्रयास किया, यही बड़ी बात है। ठीक, तो इन दी एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट द नेट इफेक्ट विल बी मोर देन 0.1। कितना होगा? मोर देन 0.1। तो इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट ये मैक्सिमल एफिकेसी घटाता है एंड इट बिहेव्स एज एन एंटागोनिस्ट। कैसा बिहेव करता है ये? एंटागोनिस्ट के रूप में। एंड इन एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट इट बिहेव्स एज अ एगोनिस्ट। इज दैट ओके? चलिए मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि क्या होता है। हमारे यहाँ पे लोग नशा करते हैं, हाँ या ना? बताइए। क्या बोलते हो? कुछ नहीं। तो व्हाट हैपेंस इज वी हैव अ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन which is dopamine. Now, excess of dopamine may lead to a disease, and deficiency of dopamine will again lead to a disease. ठीक है, चलिए तो दो एग्जांपल बताता हूं बीमारियों के। तो जब एक्सेस ऑफ डोपामिन हो जाता है तो बीमारी का नाम है शिजोफ्रेनिया। क्या है? शिजोफ्रेनिया है, साइकोसिस। दीपक बहुत अच्छा। अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज द डिसीज विच कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन? पार्किंसंस। वेरी गुड। और जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या बीमारी हो जाती है? पार्किंसंस। वेरी गुड। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इनकी ट्रीटमेंट की कि इनको ट्रीट कैसे करेंगे। सो इफ यू हैव अ पेशेंट विथ शाइजोफ्रेनिया, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? कोई बता सकता है? गैस करिए। नहीं बेटा, ये नहीं, ये बालपोइड दवा का नाम बताओ। हाँ, ये जैसे अमन ने बताया कि डोपामिन एंटागोनिस्ट, हिमांशु राती रही बोलता है एंटागोनिस्ट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या? अरुण को भी लगता है। हाँ कशिश, आपका आंसर सबसे अच्छा है, बाय ब्लॉकिंग डोपामिन एक्टिविटी ऑन द रिसेप्टर। तो अगर हमें शिजोफ्रेनिया का इलाज करना पड़ेगा तो हमें क्या देना पड़ेगा? डोपामिन एंटागोनिस्ट। वेरी गुड। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा सवाल पूछता हूं कि पार्किंसंस का इलाज करना होगा तो क्या यूज करोगे आप लोग? ये अपने को क्या यूज करना चाहिए? वेरी गुड, डोपामिन एगोनिस्ट, है ना? बिल्कुल सही। यह इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन। आदिति बहुत अच्छा सवाल दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो अपने को समझ में आ गया कि एगोनिस्ट कब उपयोग करना और एंटागोनिस्ट कब उपयोग करना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होगा? हमारे पास एक शिजोफ्रेनिया का मरीज आया, हमने उसको डोपामिन एंटागोनिस्ट चालू किया। अब इस तीसरे लेवल की बात देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। तो मेरा कलर का चॉइस बहुत खराब है। लाइकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अब बताइए व्हाट विल बी द लाइकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन पेशेंट विद शिजोफ्रेनिया?
कोशिश करिए। डिप्रेशन गुड, और सप्रेस्ड डोपामिन एक्टिविटी के कारण होगा, बिल्कुल सही। और सप्रेसर, ठीक है। और बताइए। तो यहाँ पे जो हमें लाइकली साइड इफेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। क्या मिल जाएगा? ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है। ये बात आप लोगों को अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, पर कोशिश करते हैं आ जाएगी। अब अपन चलते हैं दूसरे पेशेंट के पास में। हमारा दूसरा पेशेंट है पार्किंसंस का। वो आपके पास आया, आपने देखा इसको पार्किंसन है, आपको समझ में आया कि इसमें डोपामिन कम है, तो अपन डोपामिन बढ़ा देते हैं। तो आपने इसको डोपामिन एगोनिस्ट दे दिया। अब इस पेशेंट में कौन सा साइड इफेक्ट आएगा? ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। बहुत बढ़िया बेटा। तो इस पेशेंट में जो हमें साइड इफेक्ट मिलेगा वो मिलेगा ड्रग इंड्यूस साइकोसिस या शिजोफ्रेनिया। ठीक है। ड्रग इंड्यूस शिजोफ्रेनिया या साइकोसिस। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमने देखा कि बीमारी क्या थी, उसके लिए हमने इलाज क्या किया और उस कारण हुआ क्या। अब नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्शियल एगोनिस्ट, मालूम है आपको? तो अगर अपन देखें तो सन 1999 में शिजोफ्रेनिया का एक ही इलाज था, और वो क्या था? डोपामिन एंटागोनिस्ट। ठीक है। अब अगर अपन देखें पार्किंसंस का, तो पार्किंसंस का 1990 में एक ही इलाज था, 1999 में, और वो क्या था? डोपामिन एगोनिस्ट। पर आपको मालूम है सन 2025 में दोनों के लिए एक ही ड्रग है। इन ईयर 2022 वी हैव अ सिंगल ड्रग फॉर बोथ। और वो कौन सी है? एरिपिप्राजोल। पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन। यहां पे भी वी कैन यूज पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन। ये 2022 हटा देते हैं। 2025 में क्या दवा होगी? दोनों मरीजों के लिए एक ही दवा होगी, और वो क्या होगी? पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन। जहां पे कम है वहां पे वो एगोनिस्ट जैसा बिहेव करेगा, पार्किंसंस का इलाज करेगा। जहां पे ज्यादा है वहां पे वो एंटागोनिस्ट जैसा इलाज करेगा, शिजोफ्रेनिया साइकोसिस को घटाएगा। इस तरीके से द पेशेंट विल हैव एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ हिज और हर सिम्टम्स विदाउट एनी ड्रग इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स। ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई होगी, मैं बताता हूं। अभी जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूरोफार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, तब भी ये कंसेप्ट वापस में आएगा। बहुत संभव है प्रैक्टिकल क्लासेस में भी टीचर लोग आपकी क्लास लेंगे, तब भी ये सब फिर से आपको डिस्कशन में आएगा, तो फिर से समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया है क्योंकि पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है? एगोनिस्ट के प्रेजेंस में एंटागोनिस्ट जैसा काम करता है, और एगोनिस्ट के एब्सेंस में वो एगोनिस्ट के जैसा काम करता है। ठीक है। इसीलिए पार्किंसंस के मरीज में इट विल एक्ट एज अ डोपामिन एगोनिस्ट, और शिजोफ्रेनिया के मरीज में इट विल एक्ट एज अ डोपामिन एंटागोनिस्ट। और इस तरीके से इट विल ब्रिंग एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स इन बोथ पेशेंट्स। इसीलिए आप लोग देखोगे सन 2025 में जब आप लोग प्रैक्टिस करने आओगे ना, तो यू विल हैव a partial agonist of dopamine for almost all disorders concerned related to thought। तो इसका एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज? ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस विदाउट
विदाउट ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस भी हो जाएगा विदाउट साइकोसिस, है ना। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, मरीज के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, और मानवता के लिए भी, समाज के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने बात करी क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। क्लास थोड़ी सी स्लो रही, लंबी रही, उसके कुछ कारण हैं। उन कारणों को छोड़ते हुए आज हमने क्या पढ़ा कि ड्रग और रिसेप्टर जब भी इंटरेक्ट करेंगे तो दे में बिहेव एज ए एगोनिस्ट, एज ए एंटागोनिस्ट, एज अ पार्शियल एगोनिस्ट और एज ए इनवर्ट एगोनिस्ट। ठीक है, चलिए, तो कितने बज गए, 3 बज के 7 मिनट हो गए। थोड़ा 10 मिनट और ले लेता हूँ मैं आपसे, तो काम आसान हो जाएगा, आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी नजर डालते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंटागोनिस्ट के टर्म्स पे। तो एंटागोनिस्ट कैसे होते हैं, तो एंटागोनिज्म कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये रिसेप्टर बेस्ड हो सकता है और नॉन रिसेप्टर बेस्ड हो सकता है। तो नॉन रिसेप्टर बेस्ड में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, इनको फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक है फिजिकल एंटागोनिज्म, एक्टिवेटेड चारकोल, नेक्स्ट आता है केमिकल एंटागोनिज्म, इसमें आ जाते हैं एग्जांपल्स एंटासिड्स के। फिर एक तीसरा आ सकता है, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक, चलो छोड़ देते हैं। फिर यहां पर अगर अपन आए रिसेप्टर बेस्ड में, तो वी मे हैव फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म व्हेन द बोथ द ड्रग्स, लिख लीजिए, बोथ द ड्रग्स एक्ट एट डिफरेंट रिसेप्टर्स। इसके एग्जाम्पल, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो क्या है, एडिनलिन और हिस्टामिन। एडिनलिन बाइंड्स टू बीटा रिसेप्टर, लीड्स टू ब्रोंकोडाइलेशन। Histamine binds to histamine receptors and leads to bronchoconstriction. इसी के दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो अपने पास नॉरएपिनेफ्रिन होता है, which binds to alpha receptor and leads to rise in blood pressure. Alternately, we have acetylcholine, which binds to muscarinic receptor and leads to fall in blood pressure. ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो दिस वाज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ठीक, द नेक्स्ट इज फार्मेकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। इधर की खास बात क्या है, द साइट ऑफ एक्शन और द रिसेप्टर रिमेन्स द सेम। व्हाट, यहाँ पे द ड्रग एज वेल एज द कॉम्पिटिटर विल बाइंड टू द सेम रिसेप्टर if the site is that of endogenous ligand or agonist,
and what could be the other situation? Different site on same receptor. ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो जब अगर ये दोनों सिचुएशन होंगी तो क्या बनेगा? डिफरेंट साइट ऑन सेम रिसेप्टर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सेम रिसेप्टर सेम साइट पे होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। बीटा ब्लॉकर प्रोप्रेनोलॉल ऑन बीटा रिसेप्टर। इसका एग्जांपल क्या होगा? अनदर बीटा ब्लॉकर, दिस इज अ ड्रग which has additional beta blockade activity on different site of beta receptor। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में भी दो चीजें हो सकती हैं। कि जो हमारा एंटागोनिस्ट है, इट्स बाइंड्स विद द हेल्प ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड और it binds with the help of non-covalent bonds like hydrogen bond, ionic bond और van der Waals forces। तो इस स्थिति में ये रिवर्सिबल होगा, इस स्थिति में ये इरिवर्सिबल होगा। इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं। वापस से अगर अपन बीटा रिसेप्टर पे जाएंगे तो प्रोप्रेनोलॉल इज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है, अगर हम अल्फा रिसेप्टर पे जाएंगे तो फिनॉक्सीबेंजामिन इज अ कॉम्पिटिटिव एंड irreversible inhibitor, while phentolamine is a competitive reversible inhibitor। ठीक है, अब ये सब हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, आखिरी 2 मिनट में बता देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये जरूरी होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज स्टेट्स लाइक, अगर if the patient is in a sympathetic crisis, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, तो हम इसको क्या देंगे? विल गिव देम एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से इफ द पेशेंट इज इन अ पैरासिम्पैथेटिक क्राइसिस, और अ पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, इसमें क्या होगा? हार्ट रेट घटा हुआ होगा, सिक्रीशंस पूरे शरीर के बढ़े होंगे, ज्यादा आंसू आएंगे, ज्यादा नाक बहेगी, ज्यादा लार बनेगी, ज्यादा रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आएंगे, ज्यादा पसीना आएगा, ज्यादा पेशाब होगी, ज्यादा
मोशंस पास करेगा, तो इसको पैरासिम्पथेटिक स्टेट बोलते हैं। तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, एंटागोनिस्ट। तो पहला तो आ गया ये वाला। इधर पे कौन से एंटागोनिस्ट यूज करेंगे हम, इधर पे यूज करेंगे हम सिंपैथोलिटिक। और यहाँ पे जो यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा सिंपैथोलिटिक। ठीक है। चलिए, तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है, या दूसरा पक्ष वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। इसका एक ही एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए जो पेशेंट है, ही हैज प्रोप्रेनोलॉल टॉक्सिसिटी, और दूसरा पेशेंट है, ही हैज कम विथ एम्यूडोरम टॉक्सिसिटी। यहाँ पे और यहाँ पे इलाज क्या होगा, अपने चैट बॉक्स में बताइए। सरिता, अभी अटेंडेंस नहीं पूछी मैंने, और आप अटेंडेंस मत लगाइएगा ऐसे, वो हम ऑनलाइन कलेक्ट कर लेंगे। चलिए फटाफट बताइए आखिरी सवाल, कि प्रोप्रेनोलॉल टॉक्सिसिटी का इलाज क्या होगा। इफ यू हैव अ पेशेंट विद प्रोप्रेनोलॉल टॉक्सिसिटी, 50-60 गोली प्रोप्रेनोलॉल की खाकर आ गया, सिंपैथोलिटिक ड्रग, एडिनलिन, और बताइए। चलिए ऑप्शन लिखना चालू करते हैं। फटाफट बताइए। ए क्या है, एडिनलिन। बी सिंपैथोलिटिक। सी बीटा एगोनिस्ट। डी डिक्रीजिंग रिसेप्टर एक्टिविटी। चलिए 4 ऑप्शन हो गए। अब बाकी लोग ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा। अच्छा, एक और ऑप्शन आया था बीच में, पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। चलिए अब अपन यहाँ रुक जाते हैं, है ना। चलिए एक और जो आया वो, दैट इज द सेम ऑप्शन। अब आप लोग बाकी लोग बताइए, विच ऑप्शन आर ट्रू, इनमें से कौन से आंसर सही हो सकते हैं, ए बी सी डी ई में से। फटाफट बताइए। सी और डी, बीटा एगोनिस्ट डिक्रीजिंग रिसेप्टर एक्टिविटी। श्रेया को लगता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ दीज कैन बी इंक्रीज। अच्छा, और बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का। अरुण को लगता है बी और सी, सिंपैथोलिटिक और बीटा एगोनिस्ट दोनों। डी एंड ई डिक्रीजिंग रिसेप्टर एक्टिविटी और पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट। सी डी ई बीटा एगोनिस्ट डिक्रीजिंग रिसेप्टर एक्टिविटी और पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट। चलो, और डी और ई। ठीक, और डी। अच्छा देखिए, जो लोगों को लगता है डी आंसर होना चाहिए, वो एक बार फिर से देखें। प्रोप्रेनोल क्या है, क्या है प्रोप्रेनोल।
अभी अपन ने बात करी थी, क्या है प्रोप्रानोल? इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ए बीटा ब्लॉकर। हाँ, बहुत अच्छा ऋचा, आपने बिल्कुल सही बोला है ना। प्रोप्रानोल ने वैसी रिसेप्टर एक्टिविटी को बंद करके रखा है, इसके कारण टॉक्सिसिटी हो रही है। तो अब आप मेरे को बताइए, डिक्रीजिंग रिसेप्टर एक्टिविटी इज ऑप्शन, यस और नो? हम्म डिक्रीजिंग रिसेप्टर एक्टिविटी इज एन ऑप्शन, यस, हाँ, वेरी गुड। सो दिस इज नॉट अ ऑप्शन, है ना, ये गलत जवाब है। ठीक। अब बताइए, अब जो चार बचे ए बी सी ई, इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? ए सी, बीटा एगोनिस्ट, सी ई, और बताइए? सी, सी, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, सी ई ए, ये सात्विका, यू हैव स्कोर्ड बिग, गिविंग हिम और हर एडिनोलिन which is itself a beta agonist or a parasympathomimetic or parasympathetic agonist will solve our problem। ठीक है, ये तीनों सही आंसर हैं। बट आई टेल यू, बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी और प्रोप्रानोल टॉक्सिसिटी, प्रोप्रानोल क्या है? इट इज अ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। क्या है? प्रोप्रानोल इज अ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इसीलिए अगर इसका ट्रीटमेंट करना होगा हमें, तो क्या होगा वो ट्रीटमेंट? बीटा एगोनिस्ट दे दीजिए कोई भी, और एडिनालिन। ठीक है ना। देखो, ये कंसेप्ट डेवलप करने में हमें आज 1-1.5 घंटा लग गया, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर अपन इस तरीके से सोचना चालू करेंगे तो आगे चल के हमारा जीवन बहुत आसान होगा। जब आप मेरे तक पहुंचोगे तो अभी सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा आपका कि क्या करना चाहिए इसके लिए। ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं अपन, दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या था? दूसरा सिनेरियो था बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ एम्यूडेरॉन। अब एम्यूडेरॉन क्या है? क्या है एम्यूडेरॉन? इट इज अ कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव और एंटागोनिस्ट है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। आज मत बताइए, अभी जब भी फ्री हो जाओगे तो अपने ग्रुप में लिख दीजिएगा आंसर, इसका आंसर। ठीक है। सो इस क्लास को हम यहाँ पे छोड़ते हैं आज। और बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी, प्रोप्रानोल कॉम्पिटिटिव रिवर्सल, इसलिए बीटा एगोनिस्ट यूज और एड्रेनालिन, और एमिडोरन विच नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट, जब इससे टॉक्सिसिटी होगी तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। तो ये आप लोग को अगली क्लास में बताइएगा। अगली क्लास के शुरू में अपन यही सवाल से शुरू करेंगे क्लास। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, पीठ सीधी करके, और मेरे साथ शांति मंत्र करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। जिन लोगों को क्लास छोड़ के जाने की इच्छा है, जल्दी होती है, आज ये प्रार्थना उनके माँ बाप, उनके परिजनों के लिए थी कि वे सुखी रहें, निरोगी रहें,
उन्हें सब कुछ अच्छा देखने को मिले और उनके जीवन में कभी भी कोई दुख उनके भाग्य में ना आए। ठीक है, चलिए। बहुत खराब बात है, आप लोग को इतनी अच्छी चीज कोई सिखाता है तब आप लोग क्लास छोड़ने की जल्दी मस्ती है। दिस इज रियली बैड। चलिए कोई बात नहीं। तो अगली बार अपन मिलेंगे तो विल स्टार्ट द क्लास विद द सेम स्लाइड, है ना। बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ एमिडोरॉन विच इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, और इसका इलाज क्या है ये आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ सौरभ, आई एग्री विद यू, गिविंग अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट बाय डिफरेंट रिसेप्टर, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, बहुत बढ़िया। अपन ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद बेटा। चलो इसकी स्क्रीनशॉट खींच लिया। अरे वाह, लॉग इन करें। अरे इसको यहाँ पे जाए, है ना। अब हो गया सब। चलो, तो अब बंद होगी ना क्लास। जी सर नहीं। हाँ हाँ, ये सही है ना। अगली क्लास यहाँ से करेंगे। क्या होगा इसका आंसर बताओ। जी सर कुछ पता नहीं। जी सर। ढूंढोगे जी सर। ढूंढना इसका आंसर, है ना। क्यों आज समझ में आया, जी सर। है ना। हाँ थोड़ा सी, कुछ चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी सर। हाँ थोड़ा सी ट्रिकी है पर आ जाएगा। वो क्या, ब्लैक बोर्ड होता है मेरे पास तो ज्यादा से समझाता है, इस पे बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे। सोचना, हाँ काफी सोचना। हाँ, शुरू में सोचना पड़ेगा बेटा, फिर बाद में तो क्या, जैसे ही तुम्हें कोई पेशेंट मिलेगा तो जैसे ही कोई पेशेंट मिलेगा, कभी उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, और मतलब वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो तुम समझोगे सिम्पथेटिक क्राइसिस में। काय में ये सिम्पथेटिक में, तो इसका इलाज क्या होगा। वो बीटा। हाँ सिम्पैथोलिटिक। क्या होगा, है ना। तो मैंने वो दिया था सर, सिंपल। हाँ तुमने दिया था, नहीं बीटा ब्लॉकर तो वैसे सिम्पैथोलिटिक है ना, जी सर। तो उसके इलाज के लिए क्या चाहिए अपने को, उल्टा सिम्पैथोमाइमेटिक चाहिए होगा, जी सर। है ना। बीटा एगोनिस्ट चाहिए होगा। बढ़िया से, चलो तुमने प्रयास की, ये अच्छी बात है। अब जैसे कोई पेशेंट जैसे तुम्हें दिखेगा, पार्किंसंस का मरीज दिखेगा, तो तुम्हें क्या आएगा ध्यान। तब तो वो डोपामिन तो नहीं आएगा सर, तो एगोनिस्ट आएगा। डोपामिन, बस। पार्शियल एगोनिस्ट आएगा, है ना। मुस्कुराओगे तुम। और शाइजोफ्रेनिया दिखेगा तो क्या करोगे। वही। हाँ। अब समझ में आ गया। अभी से 1 घंटे पहले मैं तुमसे पार्शियल एगोनिस्ट पूछता, उसका यूज आता क्या तुम्हें, नहीं आता, अभी तक हम लोग को यही पता था कि एगोनिस्ट किसमें देना है, एंटागोनिस्ट किसमें। है ना। हाँ, अब क्या ये ब्यूटी है, जब तुम लोग सन 2025 में आओगे ना, तो जो तुम्हारा सेक्रेटरी वाले दोस्त होंगे ना, वो सिर्फ एक ही ड्रग लिखा करेंगे, मालूम कौन सी, एरिपिप्राजोल। तो यानी अभी भी सर यही देते हैं क्या सर, यानी एगोनिस्ट ही देते हैं कि पार्शियल देते नहीं दोनों देते हैं। अभी पार्शियल एगोनिस्ट है नहीं इतने अच्छे। अभी क्या, जितनी भी ड्रग्स हैं वो या तो एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है। अब तुम देखोगे थोड़े समय बाद आने लगेंगे ऐसी ड्रग्स। हैं? क्या, बंद कर, आई एम सॉरी। अच्छा क्लास चल रही है।